चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट बुक, फर्स्ट यूनिट। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप चाहे यूपी बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, या अपने किसी एक ऐसे स्टेट बोर्ड से हैं जहां पार्टनरशिप का टॉपिक आ रहा है। हर केस में आपको उसको समझने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसका मीनिंग है, इसकी जो फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं, वो हमें डिस्कस करना होगा। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। दो लोगों का आप इमेज देख रहे हैं, दो लोगों के हाथ मिल रहे हैं, यानी जब दो लोग किसी ऐसे बिजनेस को आपस में करने के लिए सहमत हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, जो दोनों उस बिजनेस को एक साथ करेंगे और उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को आपस में सहन करेंगे। इससे पहले समझें कि पार्टनरशिप आए ही क्यों, पार्टनरशिप का आविष्कार ही क्यों हुआ, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम अपने राज, अपनी पूंजी, अपना साहस दूसरे से बांट रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बहुत फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। हजारों फायदों के बावजूद भी उसमें एक नुकसान ये है कि उसमें जो लगने वाली पूंजी है वो सीमित है, जबकि बड़े व्यवसाय के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। जब बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें होने वाला जो जोखिम होगा वो भी ज्यादा होगा। उस जोखिम का बंटवारा करने के लिए आपको एक से ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। या आपके पास अपने अपने टैलेंट है। एक व्यक्ति पिज्जा बनाने में एक्सपर्ट है, एक व्यक्ति या कंपनी पिज्जा बनाने में एक्सपर्ट है, नो डाउट, बहुत बढ़िया पिज्जा बना रही है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाना नहीं आता, उसमें वो श्रेष्ठ नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी ऐसी है जिसको पिज्जा बनाना तो नहीं आता, लेकिन लोगों तक पहुंचाने तक की जो फैसिलिटी है उसके पास अच्छी है। जैसे आप बहुत सारी कंपनी देख भी रहे हैं जो फूड की डिलीवरी करते हैं। तो दो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के लोग जब आपस में मिलकर बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली उन दोनों का बिजनेस काफी अच्छी तरह से रन हो पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम में श्रेष्ठ है वो उसी को करे तो अच्छा है। पिज्जा बनाने वाली कंपनी यदि उन पिज्जाओं की डिलीवरी भी करने लगे तो शायद पिज्जे में वो क्वालिटी ना रह पाए, और जो डिलीवरी करने में एक्सपर्ट हैं यदि वो पिज्जा बनाने लगे तो पिज्जा तो बनेगा नहीं, डिलीवरी का सिस्टम और खराब हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के लोग, डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंसी के लोग, कंपनी जब एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक हुआ। सेकंड देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। हमने सीधा मीनिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से लिया है। आपको एग्जाम में मीनिंग पूछते हैं, आप इसे लिख के आइए, पॉइंट टू पॉइंट है। आप डेफिनेशन पूछता है, आप लिख के आइए। आप जब जो क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन पूछे और आप डेफिनेशन के आगे ये बताएं कि डेफिनेशन आपने कहां से लर्न करी है, कहां से याद करके लिख रहे हैं, किस राइटर की है, किस एक्ट की है, तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और कोई भी डेफिनेशन वो अच्छी है जिस डेफिनेशन को आप पढ़ रहे हैं उसकी जो उसमें फीचर्स हैं, जो गुण हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे कि इस समय हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, ये कहां पे दी गई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या देखिए, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशंस है बिटवीन द पर्संस, ऐसे लोगों के बीच में। पार्टनरशिप क्या है बेटा? रिलेशन है ऐसे लोगों के बीच में हु हैव एग्रीड,
जो राजी हैं, तैयार है। ऐसा नहीं कि आप किसी की कनपट्टी पे बंदूक लगा दें, बन पार्टनर। तो ऐसे पार्टनर को पार्टनर ना कहें, वो पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनर्स कैसे होने चाहिए? राजी होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड, तो राजी हैं टू शेयर बांटने के लिए। क्या बांटने के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट। क्या बांटने के लिए? प्रॉफिट बांटने के लिए। अब आप कहें सर यहां तो प्रॉफिट बांटने की बात कर रहा है, यदि फर्म में लॉस हो गया तो उसे कौन बांटेंगे? देखिए, जिस रेशो में पार्टनर्स अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, लिखे ना लिखे लॉस भी उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऑफ ए बिजनेस कैरिड, जो चलाया जाएगा किसके द्वारा? बाय ऑल, सभी पार्टनर्स के द्वारा। जब सभी पार्टनर्स फर्म के कार्यों में, फर्म के ऑपरेशन में भाग लेते हैं, तो उनको कहते हैं एक्टिव पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर्स। द पार्टनर्स who are participate in a business operation that is none the active partners। ऐसे साझेदार जो फर्म के कार्य में भाग ले रहे हैं, उन्हें एक्टिव यानी सक्रिय साझेदार कहते हैं। एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई हो, कोई एक या ज्यादा, सारे पार्टनर्स पार्ट नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो जो पार्टनरशिप के कामों को देखरेख कर रहे हैं, बिजनेस के ऑपरेशन को देख रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? एक्टिव पार्टनर्स। और जो फर्म के कार्यों में भाग नहीं ले रहे हैं, वो कहलाएंगे इनएक्टिव पार्टनर्स। और लास्ट लाइन लिखी है एक्टिंग फॉर ऑल। इसका अर्थ है कि हर पार्टनर्स अपने आप में एजेंट भी है और अपने आप में प्रिंसिपल्स भी है। यानी हर पार्टनर दूसरे के कार्य के लिए क्या है? बाइंड है। किसी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, हमने माना कि दिया 3 पार्टनर्स फर्म में, ए बी सी। ए और बी रह रहे हैं इंडिया में और सी रहता है अमेरिका में। जब तक प्रॉफिट बढ़ रहा था बड़े खुशी थे, एक साल लॉस आ गया तो सी कह रहा है ए और बी से, भाई मैं लॉस नहीं बांटूंगा, आई एम नॉट टेकिंग अ पार्ट इन द लॉस, मैं लॉस में हिस्सा नहीं लूंगा। बिजनेस चलाया तुम दोनों, फर्म है इंडिया में, यदि लॉस हुआ है तो तुम्हारी गलती से हुआ है, तुम सहन करोगे। नहीं, सी को भी लॉस बेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ए और बी काम कर रहे थे उसमें सी भी तो है। सी अपने आप में एजेंट भी है और अपने आप में प्रिंसिपल भी है, तो तीनों ही पार्टनर्स को उस लॉस को बियर करना होगा। डेफिनेशन क्लियर है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस, ऐसे लोग भी समझ हैं, हु हैव एग्रीड, जो तैयार हैं टू शेयर, बांटने के लिए, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने तैयार हैं, कैरिड बाय ऑल, जो उन सभी के द्वारा चला जाएगा, और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से किसी एक के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल्स। कोई डाउट्स? अच्छे से क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। अभी डिस्कस किया हमने, कुछ पॉइंट रह गए, अभी इसमें देखेंगे कि जब ए और बी मिलके साथ काम कर रहे हैं, जब दो लोगों ने मिलके साथ काम करा, जैसे पिज्जा बनाने वाली कंपनी ने और डिलीवरी वाली कंपनी ने आपस में हाथ मिला लिए कि वी आर वर्क टुगेदर, हम दोनों आपस में मिलकर एक साथ काम करेंगे, और अपने प्रॉफिट के बांटने का एक रेशो डिसाइड कर लिया कि जो भी इस फर्म से लाभ होगा हम उसे आपस में इस प्रकार से बांटेंगे, जो भी उनका तय होगा, एग्रीड होगा। तो ए और बी ने दोनों मिलकर एक साथ काम करा, क्या कहलाई? पार्टनरशिप। ए के लिए बी पार्टनर और बी के लिए ए पार्टनर। यदि आपने इंडिविजुअली देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं, तो क्या एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं। लेकिन आप दोनों को एक साथ देख रहे हैं, कलेक्टिवली फॉर्म में देख रहे हैं,
तो दे आर द फर्म्स। क्या है बेटा? वो फर्म बनेंगी। फिर वो व्यक्तिगत रूप से क्या है? ये एक दूसरे के पार्टनर। और कलेक्टिव फॉर्म में क्या है? फर्म है। और उन्होंने अपनी फर्म का कोई ना कोई नाम तो रखा होगा। वो क्या कहलाएगा? वो फर्म्स नेम कहलाएगा। ऐसा कुछ लिखा है इसमें कि द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, ऐसे लोग जो पार्टनरशिप में आए हैं विद वन अनदर, एक दूसरे से इंडिविजुअली, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली, एक साथ देखें तो क्या कहलाएंगे? फर्म। द नेम अंडर द विच, इसके अंदर जो भी नाम रखेंगे, द बिजनेस, बिजनेस का इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। और इस बिजनेस को चलाने के साथ जो उसका नाम रखा जाएगा उसे हम फर्म का नाम कहेंगे। कोई डाउट तो पूछो। क्लियर है यहां तक? थर्ड है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की प्रकृति दो पॉइंट ऑफ में देख रहे होंगे। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसमें लीगल पॉइंट ऑफ देखें तो लीगल पॉइंट ऑफ से पार्टनर्स और पार्टनरशिप दो व्यक्ति हो गए ना, एक तरह से बिजनेस और एक बिजनेसमैन, एक पार्टनर एक पार्टनरशिप। लीगल पॉइंट ऑफ से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट सेपरेट, ये अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। यदि फर्म अपने किसी डेब्ट का पेमेंट नहीं कर सकती, इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट्स, इन दिस केस partners is liable to pay his debts, and partners private property also be used to payment of the debts। यानी यदि फर्म अपना डेब्ट्स, अपनी लोन का पेमेंट करने में सक्षम है, कैपेबल नहीं है, तो इस केस में जो पार्टनर्स होंगे वो इसका पेमेंट करेंगे। और पार्टनर्स भी कैपेबल नहीं है, वो भी सक्षम नहीं है, तो पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, जो व्यक्तिगत संपत्तियां होंगी, उनको भी बेग के फर्म के दायित्वों का पेमेंट किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है कैसी है? वो अनलिमिटेड। कैसी है बेटा? सो इन द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, partners and the partnership is not separate. If the firm is not able to pay its debt, in this case, partners is liable to pay the firm debt, and for this payment, partners' private property also be used. So it is called the partners' liability is unlimited. जहां भी ये वर्ड आप देख लें unlimited, इसका मतलब है जहां भी लिखा हुआ है कि जो भी इसमें पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं वो भी फर्म का दायित्व पेमेंट करने में यूज की जाएंगी। क्लियर? आप सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब आप इसका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ देखेंगे तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों क्या है? सेपरेट है। आप जो अकाउंटिंग करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आपको करनी है पार्टनरशिप, यानी फर्म्स के पॉइंट ऑफ से एंट्री करनी है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ से एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि 11th में आप डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा था बेटा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या सीखा उसमें? उसमें सीखा था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। हमें जो भी अकाउंटिंग करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ से। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ से अकाउंटिंग नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस हैज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रोप्राइटर। बिजनेस का जो अस्तित्व है उसके मालिकों से, उसके चलाने वालों से अलग है। वही बात यहां भी है। यहां पार्टनरशिप, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म्स दोनों क्या है? सेपरेट है। हमें अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ करनी है? पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ से। किसके पॉइंट ऑफ से नहीं करनी है?
पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ से। एनी डाउट्स? हाँ, अब आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों में से एक, एसेंशियल्स फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, साझेदारी के लक्षण। आप इस समय रह रहे हैं भारत के सबसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा जो दी जाती है जिस स्टेट बोर्ड से, उसे कहते हैं यूपी बोर्ड। और यूपी बोर्ड के अकाउंट्स के जो सब्जेक्ट है उसमें काफी सारी थ्योरी आती है, कॉन्सेप्ट आती है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। उन बच्चों को जब भी ये वीडियो देखें, कहीं से भी देख रहे हो, वो पेन कॉपी लेके बैठे और पॉइंट्स नोट करते रहें। इसी में से आपका 80 to 90% पेपर बड़े आराम से आएगा। इसलिए आज सभी को इनवाइट भी किया गया था। फीचर्स देख रहे हैं आप। सबसे पहला फीचर है टू और द मोर पार्टनर्स, कि किसी भी पार्टनरशिप में जो कम से कम पार्टनर्स होंगे वो होंगे 2। यानी किसी भी पार्टनरशिप को चलाने के लिए कम से कम साझेदार कितने होने चाहिए बेटा? 2 होने चाहिए। लेकिन मैक्सिमम पार्टनर्स के विषय में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ नहीं कहा गया है। इसके लिए आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 देखना होगा। उसने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करा? ऑथराइज कर दिया कि आप ही बता दीजिए कि कितने पार्टनर्स एक फर्म में होने चाहिए। और इन्होंने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फिक्स किए हैं एक पार्टनरशिप में, वो है 50। यानी एक फर्म में कम से कम कितने पार्टनर्स होंगे बेटा? 2, और अधिक से अधिक कितने होंगे? 50। और पार्टनर्स होने से पहले उन्हें पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी भी शो करनी पड़ेगी। क्या पार्टनर्स बनने के वो काबिल भी हैं नहीं है? तो इसके लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखना पड़ेगा। इस एक्ट में बताया गया है कि ये लोग जिनकी हम बात करेंगे, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, किसी के साथ अनुबंध ही नहीं कर सकते। जब ये लोग अनुबंध ही नहीं कर सकते तो पार्टनर्स बनने या बनने का प्रश्न तो बन ही नहीं सकते। सीधी बात है। कौन कौन है? अनसाउंड माइंड पर्संस, ऐसे पर्सन जिनका माइंड एक प्रॉपर रूप से आपकी एक्टिविटीज को नहीं देख पा रहा, नहीं सुन पा रहा है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन बिहेव करता है उस तरह का उनका बिहेवियर नहीं है। या ऐसे पर्सन जिनको कोर्ट ने क्या कर दिया है? डिस्क्वालिफाइड कर दिया। तो ऐसे पार्टनर्स नहीं बन पाएंगे। वैसे कितने होंगे? कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 मैक्सिमम, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड है एग्रीमेंट। भैया पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस हुआ, जो जन्म हुआ, वो एग्रीमेंट से हुआ। जब 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो अपना कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर बनाएंगे, चाहे वो मौखिक हो, ओरल हो, और चाहे बेटा वो लिखित यानी रिटर्न हो। तो पार्टनरशिप के लिए यह भी आवश्यक है कि आप कोई ना कोई बिजनेस करें, लेकिन उस बिजनेस का लीगल होना भी नितांत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस, आपका रिलेशन ऐसे लोगों के साथ है जो भारत देश के खिलाफ किसी प्रकार की अनैतिक, गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित है। जैसा कि अभी आपने दिल्ली में ब्लास्ट में देखा कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्हें समाज की सबसे ऊपर सीमा में देखा जाता है, एमबीबीएस करे लोग, डॉक्टर लोग, 3-3 हजार किलो आरडीएक्स के साथ पकड़े गए। ये समाज के लिए सोचनीय बात है, विचारणीय बात है। क्या हम ऐसी शिक्षा लेना चाह रहे हैं? जिस देश से शिक्षा ले रहे हैं, जिस देश का नमक खा रहे हैं, उसी देश में इस तरह के हमले हो रहे हैं जिसमें लगभग 12-13 लोग शहीद हो गए हैं और न जाने कितने लोग जख्मी हैं, जिसमें व्यक्तिगत और सरकारी संपत्तियों का लॉस हुआ है। तो आपकी पार्टनरशिप यदि किसी ऐसे लोगों के साथ है तो आज तोड़ दो।
क्योंकि वो देश के कानून के अनुसार नहीं है, वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप कोई ऐसा बिजनेस ना कर रहे हो। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि पार्टनरशिप से जो भी प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर्स उसे किसी ना किसी रेशो में जरूर बांट रहे हो, जो भी उन्होंने तय करा हो। 50-50 करा हो, 60-40 करा हो, 30-70 किया हो, 1/3 2/3 किया हो, जो भी तय करा हो उस रेशो में उस प्रॉफिट को बांटेंगे जरूर। लास्ट लाइन देख रहे हैं, बिजनेस कैन बी कैरिड, चाहे तो कोई एक पार्टनर पार्ट ले ले, ये सारे के सारे पार्ट ले ले, लेकिन हर पार्टनर किसी दूसरे के पार्टनर्स के काम के लिए लायबल है। वो ये नहीं कह सकता कि भाई लॉस हो गया तो आई विल नॉट बी हियर, मैं नहीं लूंगा, नहीं। Every partner must have to be take a loss or profit whatever the arising from the firms, because the every partners in a partnership agent as well as principals,